स्वागत है दोस्तों आपका ताज़ा तरीन खबरों के इस धमाकेदार बुलेटिन में, जहां हम लेकर आए हैं आपके लिए देश और दुनिया की सबसे बड़ी और जरूरी खबरें। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे चलते हैं उन खबरों की ओर जो आपके दिन को बनाएंगी और भी जानदार और जिंदा दिल। सो ये हैं आज की सबसे बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 10 सालों में भारत की इकोनॉमी जबरदस्त तरीके से बढ़ी है। पहले हम 10वें नंबर पर थे, लेकिन अब दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुके हैं। उन्होंने इंडिया एनर्जी वीक 2025 का वर्चुअल तरीके से उद्घाटन किया और इस दौरान बताया कि देश में सोलर एनर्जी प्रोडक्शन में भी जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। साथ ही हेल्थ मिनिस्टर जगत प्रकाश नड्डा ने बताया कि सरकार आदिवासी इलाकों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। उन्होंने राज्यसभा में कहा कि डॉक्टरों को इन इलाकों में काम करने के लिए प्रोत्साहित करने के कई उपाय किए गए हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मेडिकल जर्नल लैसेंट का हवाला देते हुए भी बताया कि भारत में मातृ मृत्यु दर MMR में गिरावट आई है, यानी अब पहले से ज्यादा महिलाओं की सुरक्षित डिलीवरी हो रही है। सरकार लगातार स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने पर काम कर रही है, खासकर ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार साइबर अपराधों से निपटने के लिए एक ठोस रणनीति पर काम कर रही है। इसमें कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग जैसे 4 बड़े कदम शामिल हैं। नई दिल्ली में एक बैठक के दौरान उन्होंने बताया कि साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। साथ ही उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि लोगों को जागरूक करना सबसे जरूरी है, ताकि वे ऑनलाइन ठगी और साइबर फ्रॉड से बच सके। वहीं उत्तर रेलवे ने बताया कि महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 93 से ज्यादा ट्रेनें चलाई जा रही हैं। कल भी 334 ट्रेनें चलाई गई थी, ताकि भीड़ को अच्छे से मैनेज किया जा सके, संभाला जा सके। बता दें कि उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर ने बताया कि प्रयागराज के सभी 8 स्टेशनों पर यात्रियों के लिए पूरी सुविधाएं मौजूद हैं। वहीं आपको बता दें कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस पंकज चौधरी ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को कम प्रीमियम में बीमा सेवाएं मिले। साथ ही बीमा पॉलिसी धारकों के हितों की सुरक्षा के लिए भी सरकार पूरी तरह से गंभीर है। राज्यसभा में जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि इसके लिए मजबूत नियम और कानून बनाए गए हैं, ताकि किसी भी पॉलिसी धारक को नुकसान न हो। खबरों का सिलसिला इस वीडियो में यूं ही चलता रहेगा, लेकिन आप किस राज्य से हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में अपने राज्य का नाम जरूर लिख दें। इसी के साथ दोस्तों, माघी पूर्णिमा का शुभ योग शुरू होते ही संगम तट पर जबरदस्त भीड़ उमड़ पड़ी है। लोग हर हर गंगे और हर हर महादेव के जयकारे लगाते हुए पवित्र स्नान कर रहे हैं। सरकारी अनुमान के मुताबिक करीब 2.5 करोड़ श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाएंगे। कुल मिलाकर माहौल पूरी तरह से भक्ति में हो गया है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर एक बड़ा फैसला ले लिया। उन्होंने स्टील और एल्यूमिनियम के इंपोर्ट पर सीधा 25% टैरिफ बढ़ाने का ऐलान कर दिया, बिना किसी छूट के। उनकी सोच ये है कि इससे अमेरिका की इंडस्ट्री को ग्लोबल कंपटीशन से थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन इस फैसले से नया ट्रेड वॉर छिड़ने का खतरा भी बढ़ सकता है। वहीं बांग्लादेश में इस साल दिसंबर तक आम चुनाव कराए जाने की तैयारी शुरू हो गई है। चुनाव आयोग ने कहा कि वे इसी टाइमलाइन को लेकर काम कर रहे हैं। पिछले हफ्ते देश भर में हुई हिंसा और तोड़फोड़ के बाद अब अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने भी चुनाव कराने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है, यानी अब बांग्लादेश में चुनावी हलचल तेज होने वाली है। साथ ही हल्के लड़ाकू विमान तेजस बनाने वाली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने साफ कर दिया है कि जल्द ही भारतीय वायुसेना को तेजस की सप्लाई शुरू हो जाएगी। कंपनी का कहना है कि अब सभी तकनीकी दिक्कतें दूर कर ली गई हैं। ये बयान ऐसे वक्त आया जब मीडिया में ये खबरें आ रही थी कि वायुसेना प्रमुख AP सिंह इस देरी से नाराज चल रहे थे। अब देखना यह है कि तेजस की डिलीवरी कितनी जल्दी होती है। वहीं अयोध्या के राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास जी का 12 फरवरी को निधन हो गया। अस्पताल ने इसकी पुष्टि की है। बताया गया है कि उन्हें ब्रेन हैमरेज हुआ था, जिसके बाद लखनऊ के PGI में उनका इलाज चल रहा था। अस्पताल की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि आचार्य सत्येंद्र दास जी ने अपनी अंतिम सांस ली है। साथ ही दोस्तों, खनौरी और शंभू बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन 2.0 को 1 साल पूरा हो गया है। इसी मौके पर खनौरी बॉर्डर पर बड़ी किसान महापंचायत रखी गई है। माना जा रहा है कि इसमें भारी संख्या में किसान शामिल होंगे। खास बात यह है कि इस दौरान किसान नेता जगजीत सिंह देशवासियों के नाम एक अहम संदेश देने वाले हैं। साथ ही इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यह साफ कह दिया है कि अगर हमास ने दोपहर तक बंधकों को रिहा नहीं किया तो सीज फायर खत्म कर दिया जाएगा। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू ने यह बयान अपनी सुरक्षा कैबिनेट के साथ 4 घंटे लंबी मीटिंग के बाद दिया। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि वो सभी बंधकों की रिहाई की बात कर रहे हैं या सिर्फ उन 3 बंधकों की जिन्हें शनिवार को रिहा किया जाना है।
इसी के साथ भोपाल के पॉलीटेक्निक कॉलोनी इलाके में एक अजीब घटना घटी जब कमल यादव नाम का 45 साल का युवक नशे की हालत में मोबाइल टावर पर चढ़ गया। ये घटना शाम करीब 6:15 की है। जब लोगों ने युवक को टावर पर चढ़ते देखा तो तुरंत पुलिस और नगर निगम को खबर दी। करीब 15 मिनट तक युवक टावर पर चढ़ा रहा। फिर मौके पर पुलिस और नगर निगम की टीम्स पहुंची और श्यामला हिल्स पुलिस के मुताबिक वहां भारी भीड़ भी जुट गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थाई पूसम के मौके पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। थाई पूसम दोस्तों एक प्रमुख हिंदू त्योहार है जिसे खास तौर पर तमिल समुदाय द्वारा मनाया जाता है। साथ ही इस पवित्र दिन पर उन्होंने प्रार्थना की कि भगवान मुरुगन की कृपा से सभी को शक्ति, समृद्धि और बुद्धि मिले। मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन ने कहा कि न्यूक्लियर एनर्जी हमारे देश में एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन में अहम भूमिका निभाएगी। मुंबई में एक कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में निजी कंपनियों की भागीदारी बजट में की गई घोषणा का हिस्सा है। साथ ही उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अनावश्यक नियमों को खत्म करना बहुत जरूरी है। इसी के साथ जम्मू जिले के अखनूर सेक्टर में LOC के पास लालोली इलाके में एक IED ब्लास्ट हुआ जिसमें सेना के 2 जवान शहीद हो गए। एक और जवान घायल हुआ लेकिन उनकी हालत अब स्थिर है और उसे कोई खतरा नहीं है। ये धमाका मंगलवार को करीब 3:50 पर भट्टल इलाके में हुआ जब सेना के जवान गश्त पर थे। साथ ही मणिपुर के मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह के इस्तीफा देने के बाद जो नेतृत्व संकट पैदा हुआ था उसके बीच भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल राजभवन में राज्यपाल अजय कुमार भल्ला से मिला। हालांकि अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि मुलाकात में क्या हुआ। साथ ही दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल फ्रांस की यात्रा पर हैं और वहां से वो सीधे अमेरिका जाएंगे। अमेरिका में उनका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने का प्लान है। वॉशिंगटन जाने से पहले PM मोदी फ्रांस में अमेरिका के साथ रिश्तों को मजबूत करने में जुटे हैं। दरअसल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने पेरिस के एलिसी पैलेस में PM मोदी के लिए डिनर का आयोजन किया जहाँ उनका बेहद गर्मजोशी से स्वागत किया गया। वहीं ब्रिटिश हाई कमीशन ने एक बयान में कहा कि 18 से 30 साल के भारतीय नागरिकों को ब्रिटेन जाने के लिए gov.uk पर आवेदन करना होगा। इस आयोजन के तहत 3000 लोगों को ब्रिटेन जाने का मौका मिलेगा। खास बात यह है कि आवेदकों को इसके लिए कोई फीस नहीं देनी होगी और इस योजना में चयन रैंडम तरीके से किया जाएगा। पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरपाल चीमा ने कहा कि ये दोनों बातें गलत है। पंजाब में मुख्यमंत्री बदले जाने और विधायकों के टूटने की उन्होंने कहा कि पंजाब में जो गारंटियां दी गई थी वो सभी पूरी की गई हैं। एक गारंटी महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देने की थी और वो भी जल्द पूरी कर दी जाएगी। इसी के साथ वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट कॉन्फ्रेंस वेव्स 2025 के रील मेकिंग चैलेंज के लिए 5 फरवरी तक भारत और 20 देशों से 3370 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने बताया कि ये चैलेंज डिजिटल क्रिएटर्स को शॉर्ट फॉर्म कंटेंट को नया और बेहतर बनाने का मौका देता है ताकि वो अपनी क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन को आगे बढ़ा सकें। साथ ही केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में IIAS DARPG इंडिया कॉन्फ्रेंस 2025 का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि पहली बार इस सम्मेलन की मेजबानी करना भारत के लिए गर्व की बात है। डॉक्टर सिंह ने देश की तेज इकोनॉमिक ग्रोथ का जिक्र करते हुए बताया कि जो सुधार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस सरकार ने किए हैं वे सिर्फ शासन सुधार नहीं है बल्कि उनका समाज और अर्थव्यवस्था पर भारी असर पड़ा है। साथ ही सर्दियों में पराली जलाने की घटनाओं को कम करने के लिए एक पार्लियामेंट्री कमेटी ने फैसलों के मिनिमम सपोर्ट प्राइस की तरह धान के अवशेषों के लिए भी मिनिमम प्राइस तय करने की सिफारिश की है। राज्यसभा में अपनी रिपोर्ट पेश करते हुए अधीनस्थ विधान समिति ने ये सुझाव दिया कि पराली की प्रति इकाई मूल्य की समीक्षा करनी चाहिए और खरीफ फसल के मौसम से पहले इसे हर साल अधिसूचित किया जाएगा। साथ ही मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मनसुख मांडविया ने मेजर बाईसाइकिल मैन्युफैक्चरर से कहा कि वे सभी एज ग्रुप्स में साइकिल चलाने को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन दें। डॉक्टर मांडविया ने साइकिल निर्माताओं के साथ एक बैठक में ये बात कही और बताया कि इस तरह के प्रोत्साहन लोगों को साइकिल चलाने के लिए प्रेरित करेंगे। इसी के साथ जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तक एक नई कनेक्टिविटी पुश्ता रोड के जरिए मिल सकती है, लेकिन ये योजना तभी आगे बढ़ेगी जब पुश्ता रोड को NH यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाएगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की NOC जरूरी है। हाल ही में प्राधिकरण के CEO डॉक्टर लोकेश M NPWD के इंजीनियरों के साथ इस बारे में बैठक की। वहीं अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का लखनऊ के SGPGI में निधन हो गया। अस्पताल ने इस बात की पुष्टि की है। उन्हें 3 फरवरी को ब्रेन स्ट्रोक के बाद SGPGI में भर्ती कराया गया था, जहां उनका इलाज चल रहा था। अब उनका पार्थिव शरीर अयोध्या भेज दिया गया है, जहां उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा।
इसी के साथ दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार के 3 दिन बाद पंजाब के आप विधायक दिल्ली में एक बैठक के लिए इकट्ठा हुए, जहां पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कई महत्वपूर्ण संदेश दिए। उन्होंने सबसे पहले पंजाब सरकार की अस्थिरता को लेकर उठ रही अटकलों पर विराम लगाने की कोशिश की। वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत ने यह सुनिश्चित किया है कि अब पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के राज्यों में एक ही पार्टी की सरकार होगी और इसके साथ ही शहरी विकास के लिए नई संभावनाएं भी खुली हैं। दोस्तों, दिल्ली के 3 इंडियन कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स ने दुबई में एक बड़ा काम किया। उन्होंने विश्व सरकार शिखर सम्मेलन में 2025 के ग्लोबल एक्सीलेंस M-गांव पुरस्कार में ब्रॉन्ज अवार्ड जीता। ये पुरस्कार मोबाइल सरकारी सेवाओं और सामाजिक प्रगति में मदद करने वाली नई तकनीकों के लिए दिया जाता है। संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति मंसूर बिन जायद अल नहयान ने उन्हें $10,000 का नकद पुरस्कार दिया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस में AI शिखर सम्मेलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात करते हुए कहा कि ये तकनीक इस सदी में मानवता के लिए एक बहुत बड़ी ताकत बनकर उभरी है। उन्होंने इसे किसी भी पिछली तकनीकी उपलब्धि से अलग बताया, क्योंकि इसके लिए हमें एक वैश्विक जिम्मेदारी और समावेशी दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। वहीं फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार जो उधार ले रही है उसका 99% हिस्सा पूंजीगत खर्च और नए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में लगाया जा रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि सरकार का प्रभावी कैपिटल एक्सपेंडिचर GDP का 4.3% है, जबकि फिस्कल डेफिसिट GDP का 4.4% है। साथ ही दोस्तों, राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान का विंटर एडिशन इस समय लोगों के लिए अट्रैक्शन का केंद्र बना हुआ है। हमारे रिपोर्टर के मुताबिक ये गार्डन 30 मार्च तक खुला रहेगा और लोग सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक यहाँ आकर घूम सकते हैं। इस साल यहाँ ट्यूलिप और गुलाब के 140 विभिन्न प्रकार के फूल खास आकर्षण है, जो पर्यटकों को खींच रहे हैं। वहीं मालदीव के एक पार्लियामेंट्री डेलीगेशन ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व मालदीव की पीपल्स मजलिस के अध्यक्ष अब्दुल रहीम अब्दुल्ला कर रहे थे। इस मुलाकात के दौरान ओम बिरला ने कहा कि भारत और मालदीव के बीच बहुत पुराने और गहरे सांस्कृतिक, आर्थिक और व्यापारिक रिश्ते हैं। वही देखिए दोस्तों, सरकार ने बताया कि गांव के सर्वे और उन्नत तकनीक के तहत अब तक 1,59,000 गाँवों में 2,35,00,000 संपत्ति कार्ड बांटे गए हैं। लोकसभा में SP सिंह बघेल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 18 जनवरी को 52,000 गाँवों में 65 लाख कार्डों के डिस्ट्रीब्यूशन की निगरानी की। साथ ही इस साल फरवरी के पहले पखवाड़े में ही गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ने शुरू कर दिए हैं। दोस्तों, हालात ये है कि पिछले 3 दिनों से दिल्ली का तापमान लगातार बढ़ रहा है और हर अगला दिन सीजन का सबसे गर्म दिन बनता जा रहा है। दोस्तों, मंगलवार भी ऐसा ही था और अनुमान है कि महीने के दूसरे हफ्ते में तापमान और बढ़ सकता है। साथ ही अब दोस्तों 112 इंडिया ऐप को डायल 100 से जोड़ा जा रहा है, जिससे लोग एक ही प्लेटफॉर्म से पुलिस, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और रेलवे सुरक्षा जैसी आपातकालीन सेवाओं की मदद ले सकेंगे। इस प्रक्रिया को पुलिस मुख्यालय ने शुरू कर दिया है और 2 महीने में ये पूरी हो जाएगी। इसी के साथ खबरों का सिलसिला ऐसे ही चलते रहेगा, लेकिन आप किस राज्य से हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में अपने राज्य का नाम जरूर लिख दें। साथ ही चीन के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐप डीप सीक को दुनिया भर में शक की नजर से देखा जा रहा है और अब भारत भी इसे लेकर सतर्क हो गया है। सरकार जल्द ही इस ऐप के इस्तेमाल को लेकर कुछ गाइडलाइंस जारी कर सकती है। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक इस ऐप के इस्तेमाल से डेटा सुरक्षा और साइबर खतरे का जोखिम बढ़ सकता है। वहीं देखिए दोस्तों, दिल्ली में पार्टी की हार और अपनी हार के बाद अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के विधायकों को एकजुट होकर काम करने की बात कही। उन्होंने कहा कि दिल्ली में हार से निराश होने की जरूरत नहीं है, बल्कि पंजाब सरकार के बचे हुए 2 सालों में पूरी मेहनत से काम करें। उनका मानना है कि समय अभी भी है और पंजाब को जीतना पार्टी की सबसे बड़ी प्राथमिकता है, इसलिए जनता से किए गए सभी वादों को पूरा करें। साथ ही जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में नेका की सरकार बने 4 महीने हो गए हैं, लेकिन सरकारी नौकरियों के लिए पदों की घोषणा अभी तक बहुत धीमी चल रही है। अभी तक सिर्फ शिक्षा विभाग में 575 लेक्चरर पदों की घोषणा की गई है। युवा काफी उम्मीद और बेसब्री से बाकी पदों के लिए इंतजार कर रहे हैं। वहीं सनातन धर्म सिर्फ परंपरा का पालन नहीं है, बल्कि ये आत्मिक शांति पाने का एक रास्ता है, जिसे पूरी दुनिया के लोग अपना रहे हैं। बहुत से विदेशी भक्त जो जीवन की शांति और मानसिक स्थिरता की तलाश में थे, महाकुंभ में आए और सनातन धर्म की गहराइयों को समझा। यहाँ उन्होंने गुरु से दीक्षा लेकर अपने जीवन की दिशा बदल ली।
साथ ही इजराइल और हमास के बीच जो संघर्ष विराम चल रहा था अब वो संकट में है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने धमकी दी है कि अगर हमास ने बंदियों को रिहा नहीं किया तो गाजा में फिर से युद्ध शुरू हो जाएगा। इस धमकी से यमन के हूती विद्रोही भी उग्र हो गए हैं। वहीं सोने और चांदी के वायदा कारोबार में थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। दोनों के वायदा भाव नीचे खुले हैं, जबकि सोने ने एक नया रिकॉर्ड बनाया था। अब सोने का वायदा भाव करीब 84,900 रुपए और चांदी का वायदा भाव 94,000 रुपए के आसपास चल रहा है। इंटरनेशनल बाजार में भी सोने और चांदी की कीमतों में सुस्ती देखी जा रही है। साथ ही आपको प्यारे दोस्तों बता दें कि उत्तराखंड में चल रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों में खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन देखा जा रहा है। कई नए रिकॉर्ड बने हैं। दिग्गज खिलाड़ियों ने अपना वर्चस्व कायम रखा है और युवा खिलाड़ी भी अपनी क्षमता साबित कर रहे हैं। इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।